नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों के हिसाब से जो आज ही अपनी क्लास रहने वाली है वो रहेगी सीरीज़ नंबर 33। और दोस्तों, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आरके फिजिकल एजुकेशन क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों का नोटिफिकेशन आपको यहाँ से प्राप्त होता रहे। तो दोस्तों, आज की प्रश्नोत्तरी में अपन ने 60 प्रश्नों को सम्मिलित किया है और कितने प्रश्न आप लगभग सही कर पाते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना आंसर भी कमेंट कर स्कोर भी शेयर करते रहे। तो चलिए दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर एक बार सब्सक्राइब कर ले और सभी क्लास को जरूर एक बार शेयर जरूर करें। दोस्तों, आप जितने भी आपके प्लेटफॉर्म हैं उन पे एक बार क्लास को शेयर करिए। और जो आज की अपनी सीरीज़ रहेगी दोस्तों वो रहने वाली है सीरीज़ नंबर यहाँ पे 33। ध्यान रखना दोस्तों, सीरीज़ नंबर 33 रहेगी। तो क्लास को एक बार जरूर शेयर कर ले। और प्रश्नोत्तरी में अपन ने यहाँ पे 60, ध्यान रखना है दोस्तों, 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन ने इसमें सेलेक्ट किए हैं और कितने प्रश्नों का आप सही जवाब दे पाते हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे दोस्तों, पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लेकिन एक बार मैं इसको सेट कर लेता हूँ दोस्तों थोड़ी देर के लिए। क्लास को जरूर शेयर कर ले दोस्तों एक बार आप, मैं थोड़ा सा इसको सेट कर देता हूँ। तो पहला प्रश्न रहेगा दोस्तों अपना वो रहने वाला है यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 में, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। दोस्तों, यहाँ पे विटामिन डी है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। कमी से कौन सा रोग होता है, स्क्रवी, बेरीबेरी, रिकेट्स या फिर घेंगा। दोस्तों, अपन विटामिन डी को रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम दोस्तों यहाँ पे कैल्सीफेरोल, ध्यान रखना है, इसे अपन कैल्सीफेरोल के नाम से भी जानते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला विटामिन डी की कमी से यहाँ पे रिकेट्स यानी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 2 देखे दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 रहेगा दोस्तों यहाँ पे राष्ट्रीय सेवा योजना, जिसे अपन NSS बोलते हैं, किस वर्ष शुरू हुई थी। दोस्तों, यहाँ पे राष्ट्रीय सेवा योजना किस वर्ष शुरू हुई थी वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों, पूछा गया प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 2 का सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है राष्ट्रीय सेवा योजना है वो यहाँ पे 1969 सही आंसर रहेगा दोस्तों। 1969 के अंदर राष्ट्रीय सेवा योजना शुरू हुई थी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 3 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 रहेगा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 3 देखिए दोस्तों, यहाँ पे भारतीय उड़न सिख किस खिलाड़ी का नाम है। दोस्तों, यहाँ पे भारतीय उड़न सिख है वो किस खिलाड़ी का नाम है वो अपने को यहाँ पे बताना है। लिम्बाराम, करतार सिंह, बूटा सिंह या फिर मिल्खा सिंह। प्रश्न नंबर 3 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे भारतीय उड़न सिंह के नाम से जाना जाता है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 का सही आंसर। मिल्खा सिंह को अपन भारतीय उड़न सिंह के नाम से जानते हैं। और दोस्तों, मिल्खा सिंह का हाल ही में कुछ समय पहले इनका निधन भी हो गया है। और दोस्तों, 1960 के जो रोम ओलंपिक, ध्यान रखना है दोस्तों, 1960 का रोम ओलंपिक था उसमें मिल्खा सिंह ने 4था स्थान प्राप्त किया था। ये अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 4 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 4, क्लास को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए दोस्तों, आप क्लास को शेयर करने में कमी ना रखिए। प्रश्न नंबर 4 रहेगा दोस्तों यहाँ पे एथलेटिक्स में अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन है। दोस्तों, यहाँ पे एथलेटिक्स है, इसमें अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन है वो अपने को यहाँ पे बताना है। एथलेटिक्स में अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन है, प्रवीण कुमार, अश्विन नाचपा, बहादुर सिंह या फिर उपरोक्त सभी। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे दोस्तों। आज आपको क्लास को 50 से ज़्यादा की संख्या तक लाइक पहुंचाना है दोस्तों, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूं। तो इतना सा काम आप आसानी से कर सकते हैं। जितने दोस्त आप जुड़े हुए हैं सभी के टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप है उनमें सभी में एक बार आप जरूर के क्लास को शेयर करिए। 50 से ज़्यादा लाइव की संख्या आप पहुँचाए आप। प्रश्न नंबर 4 सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है उपरोक्त सभी, यानी ये सभी एथलेटिक्स के अंदर अर्जुन पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ी रहेंगे दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 5 रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है यहाँ पे द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित हुआ था। दोस्तों, जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो किस वर्ष स्थापित हुआ था वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों, आसानी से आप बता सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। प्रश्न नंबर 5 सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो यहाँ पे 1985 यानी 1985 में। और दोस्तों, ये किसको दिया जाने वाला पुरस्कार है, तो ये ध्यान रखना है प्रशिक्षक, ध्यान रखना है दोस्तों, प्रशिक्षक या फिर कोच को दिया जाने वाला पुरस्कार होता है, ये खिलाड़ी को नहीं मिलता दोस्तों, ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 6 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है यहाँ पे किस रोग से शरीर के अंग सूजकर मोटे हो जाते हैं, यानी कौन सा रोग है जिसके कारण शरीर के अंग है वो सूजकर मोटे हो जाते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। मलेरिया, फाइलेरिया, डिप्थीरिया या फिर कोढ़।
दोस्तों आपको संख्या लाइव की संख्या 50 से ज़्यादा पहुंचानी है एक बार। प्रश्न नंबर 6 सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है यहाँ पे, यानी जिस रोग में शरीर के अंग सूजकर मोटे थे उसे अपन फाइल एरिया के नाम से जानते हैं दोस्तों। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे फाइल एरिया। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 7 देखे दोस्तों। प्रश्न नंबर 7 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, खो खो में स्वतंत्र क्षेत्र की चौड़ाई को कितनी होती है दोस्तों। जो फ्री जोन होता है इसकी चौड़ाई कितनी होती है वो अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक जरूर है थोड़ी सी प्रेजेंट के अंदर, यहाँ पे ध्यान रखना है। इसका सही आंसर निकल के आएगा वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे एक कर लेना है 1.5 मीटर। प्रेजेंट के अंदर जो है वो 1.5 मीटर रहेगी दोस्तों, यानी 1.5 मीटर प्रेजेंट के अंदर खो खो के स्वतंत्र क्षेत्र यानी फ्री जोन की चौड़ाई होती है। सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है यहाँ पे 1.5 मीटर। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 8 रहेगा दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रक्त में यूरिया की वृद्धि किस अंग में विकार से होती है दोस्तों। जो ब्लड होता है उसमें यूरिन की वृद्धि हो जाती है वो कौन से अंग में कमी के कारण या विकार के कारण होती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। ब्लड के अंदर यूरिन यानी जो टॉयलेट होता है उसकी अगर मिक्सअप होने लगता है तो कौन से अंग में कमी के कारण होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 8 सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है गुर्दे यानी किडनी। ध्यान रखना है दोस्तों प्रश्न नंबर 8 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे किडनी, जिसे अपन गुर्दे या वृक्क के नाम से जानते हैं। और दोस्तों जो किडनी होती है, गुर्दे होते हैं, इसकी इकाई क्या कहलाती है वो नेफ्रॉन कहलाती है। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेफ्रॉन दोस्तों बार बार प्रश्न पूछा जाता है नेफ्रॉन से संबंधित भी, तो ये अपने को इकाई भी याद रखनी है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 9 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब स्थापित या प्रारंभ हुआ था दोस्तों। जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है वो कब स्थापित हुआ था, जिसका वर्तमान नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है दोस्तों। इसका वर्तमान नाम आपको जरूर याद रखना है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का वर्तमान नाम क्या है तो वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ध्यान रखना है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इसका वर्तमान नाम हो चुका है। पूर्व नाम इसका राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था। प्रश्न नंबर 9 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है 19। ध्यान रखना है दोस्तों 1991 यानी 1991-92 में ये शुरुआत था। और पहली बार किसको दिया गया था दोस्तों, तो वो पहली बार दिया गया था वो विश्वनाथन आनंद। ध्यान रखना है दोस्तों विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 10 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 10 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, खो खो में एक पारी की समय अवधि कितनी होती है। जो खो खो खेल होता है उसमें एक पारी की जो समय अवधि होती है वो कितनी होती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। 6 मिनट, 9 मिनट, 7 मिनट या फिर 11 मिनट। दोस्तों खो खो खेल के अंदर एक पारी की जो समय अवधि होती है वो यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 10 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 9 मिनट एक पारी की अवधि होती है। यानी एक टीम 2 पारी खेलती है तो उसकी टोटल कितना समय हो गया दोस्तों, तो वो 18 मिनट हो जाता है। एक बार खड़ी होती है, एक बार बैठती है दोस्तों, इस प्रकार अपने को यहाँ पे ध्यान रखता है। तो प्रश्न नंबर 10 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 9 मिनट एक पारी की अवधि होती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 11 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 11 रहेगा दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो रहने वाला है यहाँ पे, लंबी दौड़ में प्रतिदिन एथलीट को कितनी कैलोरी मिलनी चाहिए दोस्तों। जो लंबी दौड़ होती है, लॉन्ग डिस्टेंस होती है, उसमें प्रतिदिन एथलीट होता है उसको कितनी कैलोरी मिलनी चाहिए भोजन के अंदर वो अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। लॉन्ग डिस्टेंस जो रनर होते हैं उनकी प्रतिदिन की जो भोजन होता है उसमें कितनी कैलोरी की मात्रा होनी चाहिए वो अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। भोजन की जो ऊर्जा होती है उसका मापन किस में किया जाता है, तो ऊर्जा का मापन कैलोरी के अंदर किया जाता है। प्रश्न नंबर 11 सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है यहाँ पे 5000। ध्यान रखना है दोस्तों 5000 से 5500 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रतिदिन लॉन्ग डिस्टेंस के रनर के डाइट के अंदर होनी चाहिए, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 12 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 12 रहेगा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 12 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया है दोस्तों। जो प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जिसका वर्तमान में नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड वो किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया था वो अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो जो राजीव गांधी या वर्तमान में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है इसकी शुरुआत 1991-92 में हुई थी, ये अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। और जो पहली बार दिया गया था वो किसको दिया गया था, प्रश्न नंबर
12 का सही आंसर रहेगा दोस्तों विश्वनाथन आनंद। जो किसका खिलाड़ी है दोस्तों, तो ये शतरंज, ध्यान रखना है दोस्तों, शतरंज का प्लेयर है, उसको पहली बार दिया गया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न, और दोस्तों आपको जो ये भी अपने को यहाँ पे फैक्टर याद रखना है, करंट अफेयर से रिलेटेड वर्तमान 2022 का अवार्ड है वो किसे दिया गया था, तो वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, अचंता शरत कमल। जो अचंता शरत कमल है दोस्तों, टीटी का खिलाड़ी है अचंता शरत कमल, वो उसको दिया गया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 13, क्लास को भी शेयर करते रहे दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा, क्लास को शेयर करने में कमी ना रखे दोस्तों। प्रश्न नंबर 13 रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है यहाँ पे, ओलंपिक खेलों में महिलाओं की प्रतियोगिता को स्वीकार किया गया था, यानी महिलाओं को ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था, वो अपने को यहाँ पे सीधा सीधा बताना है, कब भाग लिया था, सन 1900, 1896, 1895 या फिर 1898। तो प्रश्न नंबर 13 सही आंसर रहेगा दोस्तों, जो महिलाओं ने है वो ओलंपिक के अंदर पहली बार जो भाग लिया था वो सन 1900, ध्यान रखना है दोस्तों, सन 1900 का ओलंपिक के अंदर यहाँ पे भाग लिया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 14 रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे, वॉलीबॉल में लिबरो खिलाड़ी क्या नहीं कर सकता, तो जो वॉलीबॉल खेल है इसमें जो लिबरो खिलाड़ी होता है वो क्या नहीं कर सकता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है, ब्लॉक, सर्विस, कप्तानी या फिर उपरोक्त सभी। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 14, वॉलीबॉल खेल है इसके अंदर जो लिबरो खिलाड़ी है वो क्या नहीं कर सकता है। प्रश्न नंबर 14 का सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है, वॉलीबॉल में जो लिबरो खिलाड़ी है वो यहाँ पे क्या नहीं कर सकता है, तो उसे अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, ब्लॉक नहीं कर सकता है। प्रश्न नंबर 14 का सही आंसर रहेगा दोस्तों ब्लॉक। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 15 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15 रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है यहाँ पे, यदि कोई खिलाड़ी चलता है तो चलते समय हाथों और पैरों में होने वाली क्रिया कौन सी गति होती है। दोस्तों ये अगर कोई खिलाड़ी चल रहा है और चलते समय उसके हाथ और पैरों में जो क्रिया होती है वो कौन सी गति होती है, कोणीय गति, प्रक्षेप गति, दोलन गति या आवर्तक गति। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 15 सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो गति होती है उसके हाथ और पैरों में जो गति रहेगी वो दोलन गति यानी बेलास्टिक मोशन के नाम से जानी जाती है। यानी इसके अंदर जो गति होगी वो एक स्विंग की तरह होगी, क्योंकि उनके हाथ और पैर आगे और पीछे चलते हैं तो वो एक स्विंग बन जाता है, झूला सा बन जाता है, तो वो बेलास्टिक यानी दोलन गति रहेगी दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 16 रहेगा दोस्तों, यहाँ पे एरोबिक सहन शक्ति वाले व्यायाम में आवश्यक है, यानी एरोबिक सहन शक्ति वाले जो व्यायाम होते हैं उनमें क्या आवश्यक है वो अपने को यहाँ पे बताना है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन है, तो उसमें कोई नहीं। दोस्तों दो प्रकार की स्ट्रेंथ होती है सहन शक्ति एंडोरेंस, एक एरोबिक एक एनारोबिक, यानी जिसमें ऑक्सीजन लेते हैं वो एरोबिक और जिसमें ऑक्सीजन यूज नहीं करते हैं वो एनारोबिक कहलाती है। तो एरोबिक की अपन सीधा सीधा निकल के आ रहा है, उसमें किसका यूज करते हैं, प्रश्न नंबर 16 का सही आंसर रहेगा दोस्तों, इसके अंदर ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, वो अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 17 देखें दोस्तों, प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 17 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन प्रतियोगिता, ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन प्रतियोगिता है जीतने वाली प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है, ऑल इंग्लैंड प्रतियोगिता जीतने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन प्रतियोगिता जीतने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है। प्रश्न नंबर 17 सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है अपने यहाँ पे, ऑल इंग्लैंड जो बैडमिंटन प्रतियोगिता जीती गई थी वो प्रकाश पादुकोण, ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे प्रकाश पादुकोण के द्वारा जीती गई थी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 18 देखें दोस्तों, प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर 18 रहेगा दोस्तों, स्टिप्सिन जिसे अपन लाइपेज के नाम से जानते हैं को ग्लिसरीन के रूप में कहीं पर परिवर्तित किया जाता है, कहाँ पर परिवर्तित करते हैं, स्टिप्सिन जिसे अपन लाइपेज के नाम से जानते हैं, लाइपेज वसा होती है, उसको ग्लिसरीन के रूप में कहाँ पर परिवर्तित करते हैं, छोटी आंत, बड़ी आंत, पकवासी या फिर आमाशय। प्रश्न नंबर 18 सही आंसर रहेगा दोस्तों, यानी लाइपेज वसा होती है उसे अपन ग्लिसरीन के रूप में जो परिवर्तित करते हैं वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 18 का सही आंसर आमाशय के अंदर, ध्यान रखना दोस्तों, आमाशय के अंदर अपन
लाइपेज यानी वसा होती है उसको ग्लिसरील के रूप में परिवर्तित करते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 19 देखें दोस्तों, प्रश्न नंबर 19। और दोस्तों क्लास को आप शेयर करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा। प्रश्न नंबर 19 रहेगा दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 19 रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है यहाँ पे, भारत में शारीरिक शिक्षा को किसने शुरू किया था। दोस्तों जो भारत के अंदर जो फिजिकल एजुकेशन है, शारीरिक शिक्षा है, उसको शुरू किसने किया था वो अपने को यहाँ पे बताना है। यानी भारत में शारीरिक शिक्षा का जनक कौन है, सीधा सीधा ये अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 19 का सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है, भारत में जो शारीरिक शिक्षा का जनक है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे H.C. बक। ध्यान रखना है दोस्तों, भारत में शारीरिक शिक्षा का जनक कौन रहेगा, H.C. बक। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 20। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा दोस्तों 20, वो देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 20 देखिए दोस्तों, मनुष्य के शरीर की सबसे मजबूत हड्डी का क्या नाम है। दोस्तों जो मनुष्य है उसकी सबसे मजबूत हड्डी है उसका क्या नाम है वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 20 सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है, जो मनुष्य की सबसे मजबूत हड्डी होती है उसका जो नाम रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे जबड़ी की हड्डी, जिसे अपन मैंडिबल के नाम से जानते हैं। सबसे मजबूत हड्डी मैंडिबल होती है दोस्तों। प्रश्न नंबर 20 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे मैंडिबल। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है, हड्डी का कड़ापन किस तत्व के कारण होता है। यानी हड्डी में जो कठोरता आती है वो किस तत्व के कारण आती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। लोहा तत्व, मैग्नीशियम, सोडियम या कैल्शियम। दोस्तों हड्डी के अंदर जो कड़कपन आती है वो किसके कारण आती है। प्रश्न नंबर 21 का सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है कैल्शियम के कारण हड्डियों के अंदर कठोरपन या कड़कपन आता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 22। क्लास को भी शेयर करते रहे दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करते रहे। प्रश्न नंबर 22 रहेगा दोस्तों, यहाँ पे अर्जुन अवार्ड कब प्रारंभ हुआ था। दोस्तों अर्जुन अवार्ड है वो कब प्रारंभ हुआ था वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 22 का सही आंसर रहेगा दोस्तों, अर्जुन अवार्ड है वो यहाँ पे ध्यान रखना है 1961। प्रश्न नंबर 22 पर आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1961, 1961 में अर्जुन अवार्ड प्रारंभ हुआ था। और दोस्तों अर्जुन अवार्ड 2022 ध्यान रखना है दोस्तों, कितने खिलाड़ियों को दिया गया है। तो अर्जुन अवार्ड 2022 है, ये 25 खिलाड़ियों को दिया गया है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 23 रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है यहाँ पे, वॉलीबॉल में दोनों पोलों के बीच की दूरी कितनी होती है। तो जो वॉलीबॉल खेल होता है उसमें जो दोनों पोल होते हैं, इन पोलों के बीच की डिस्टेंस पूछी गई है वो कितनी होती है। 9 मीटर, 11 मीटर, 10 मीटर या फिर 12 मीटर। प्रश्न नंबर 23 का सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है यहाँ पे 11 मीटर। यानी जो पोल होते हैं उनके बीच की दूरी यहाँ पे 11 मीटर होती है। सही आंसर रहेगा दोस्तों 11 मीटर, क्योंकि जो ग्राउंड होता है वो ग्राउंड यहाँ पे 18/9 का होता है दोस्तों, यहाँ पे 18/9 का। लेकिन पोल ग्राउंड से 1 मीटर दूर, दोनों साइडों में 1-1 मीटर दूर लगते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 24 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है यहाँ पे, हड्डी में कौन सा लवण सबसे अधिक होता है। दोस्तों हड्डी होती है, बोन होती है, उसमें सबसे अधिक कौन सा लवण होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड। प्रश्न नंबर 24 सही आंसर रहेगा दोस्तों, यहाँ पे हड्डी के अंदर जो सबसे अधिक लवण की मात्रा होती है वो कैल्शियम फॉस्फेट रहेगी दोस्तों। यहाँ पे सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कैल्शियम फॉस्फेट, ये अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 25 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, वो रहने वाला है, भोजन में ऊर्जा का प्रमुख साधन है। दोस्तों जो भोजन है, भोजन के अंदर है वो ऊर्जा का प्रमुख साधन है, वो कौन सा है वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रोटीन, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। भोजन में ऊर्जा का प्रमुख साधन कौन सा होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 25 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है, कार्बोहाइड्रेट होती है वो भोजन में ऊर्जा होती है उसका प्रमुख साधन होता है, वो अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। यानी सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे मिलती है अपने को, वो
कार्बोहाइड्रेट, इसके बाद में अपने को यहाँ पे वसासी मिलती है, फिर इसके बाद में नेक्स्ट और आगे मिलती है। दोस्तों आपको कुछ आवाज़ भी डिस्टर्ब कर रही होगी जानवर की, तो सड़क की किनारे ऐसे जानवरों की आवाज़ भी आती रहती है दोस्तों यहाँ पे। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 26 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 26 रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है यहाँ पे, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कब प्रारंभ हुआ था। दोस्तों जो लक्ष्मीबाई LNIP के नाम से जानते हैं, वो कब प्रारंभ हुआ था वो अपने को यहाँ पे बताना है। LNIP जिसे अपन लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन के नाम से जानते हैं, LNIP, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 26 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है यहाँ पे 1957, 1957 में LNIP की स्थापना कहाँ हुई थी दोस्तों, तो वो ग्वालियर, ध्यान रखना है दोस्तों, ग्वालियर के अंदर हुई थी। और साथ ही में दोस्तों इसके प्रथम प्राचार्य कौन थे, तो वो यहाँ पे इसके प्रथम प्राचार्य PM जोसेफ, ध्यान रखना है दोस्तों, PM जोसेफ इसके प्रथम प्राचार्य रहेंगे, PM जोसेफ, वो अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 27, प्रश्न नंबर 27 देखिए दोस्तों, और क्लास कैसी लग रही है उसके बारे में भी आप अपना सुझाव जरूर बताइए दोस्तों। कितने मीटर दौड़ में हिट्स की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों, ऐसी कौन सी रनिंग है जिसमें हिट्स की आवश्यकता नहीं होती है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। 10,000 मीटर, 400 मीटर, 200 मीटर या फिर मैराथन। दोस्तों कितने मीटर दौड़ में हिट्स की आवश्यकता नहीं होती है। प्रश्न नंबर 27 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है यहाँ पे 10,000 मीटर दौड़ के अंदर यहाँ पे हिट्स की आवश्यकता नहीं होती है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे मैराथन दौड़ होती है, उसमें भी आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन ये दौड़ की श्रेणी में नहीं आती, ये लॉन्ग डिस्टेंस है। लेकिन रनिंग के डिस्टेंस में कौन सी रहेगी दोस्तों, तो वो 10,000 मीटर ही रहेगी। मैराथन कहाँ होती है दोस्तों, मैराथन ये ट्रैक इवेंट नहीं होता है, आपको ध्यान रखना है, जो मैराथन है ये ट्रैक इवेंट नहीं है, इसलिए इसको रनिंग के अंदर शामिल नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 28, प्रश्न नंबर 28 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 28 रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है, रुधिर दाब को मापने वाला यंत्र क्या नाम है। जो ब्लड प्रेशर होता है BP, उसको मापने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग करते हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है। इलेक्ट्रोग्राफ, एक्सपायरोग्राफ, स्पेग्नो मैनोमीटर या फिर अर्गोग्राफ। प्रश्न नंबर 28 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है यहाँ पे स्पेग्नो मैनोमीटर। ध्यान रखना है दोस्तों, BP का जो मापन किया जाता है वो स्पेग्नो मैनोमीटर के द्वारा 120/80 जो परसेंट के अंदर 130/90 mmHg होती है, यानी परसेंट के अंदर इसमें +10 किया जा सकता है, 130 से 90 तक भी हो जाती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 29, प्रश्न नंबर 29 देखिए दोस्तों, पुराना प्रश्न जरूर है थोड़ा सा, लेकिन ऐसे प्रश्नों को भी अपने को ध्यान रखना चाहिए। एक टेस्ट पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले प्रथम गेंदबाज कौन है। दोस्तों एक टेस्ट पारी के अंदर सभी 10 विकेट लेने वाले प्रथम गेंदबाज कौन है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। अनिल कुंबले, रिचर्ड हेडली, जिम लेकर या GA होलमैन। दोस्तों प्रश्न नंबर 29 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है जिम लेकर। ध्यान रखना दोस्तों, प्रश्न नंबर 29 का जिम लेकर है, वो एक टेस्ट पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले प्रथम गेंदबाज है, लेकिन भारतीय तरफ से अनिल कुंबले ने भी 10 विकेट लिए थे, ये भी अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 30, प्रश्न नंबर 30 देखिए दोस्तों, इजी प्रश्न रहेगा। भारत का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों, यहाँ पे भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। यानी नेशनल स्पोर्ट्स कौन सा है दोस्तों, यहाँ पे नेशनल स्पोर्ट्स कौन सा है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 30 सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है नेशनल स्पोर्ट्स हॉकी के नाम से जानते हैं, यानी हॉकी है वो भारत का राष्ट्रीय खेल रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 31, प्रश्न नंबर 31 देखिए दोस्तों, और क्लास को शेयर करते रहे दोस्तों। आप 50 से ज़्यादा लाइव की संख्या एक बार जरूर पहुँचाए, आप आसानी से कर सकते हैं दोस्तों ऐसा काम, तो एक बार इसको जरूर शेयर करिए अपने जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है। प्रश्न नंबर 31, किसी खिलाड़ी के जोड़ों में या संपूर्ण शरीर में दर्द हो रहा है तो कौन सा उपचार होगा। दोस्तों अगर किसी खिलाड़ी के अगर जॉइंट्स में जो पेन होता है या फिर पूरी शरीर बॉडी में पूरा दर्द होता है, तो कौन सा उपचार अपन यहाँ पे करते हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है। सोनाबाथ, स्टीम बाथ, सनबाथ या फिर कंट्रास्ट बाथ। प्रश्न नंबर 31 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है यहाँ पे सनबाथ के नाम से, यानी इसे अपन सनबाथ करते हैं, यानी सूर्य स्नान के रूप में उसे अल्ट्रा वायलेट किरणें या पैराबैंगनी या अल्ट्रावेव किरणें उसको स्टीम रूम के अंदर दिलाई जाती है, तो वो सनबाथ कहलाएगी दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 32, प्रश्न नंबर 32 देखिए दोस्तों,
प्रश्न नंबर 32 रहेगा दोस्तों यहाँ पे धमनी के अंदर पाए जाने वाली रुधिर का रंग कौन सा होता है। दोस्तों जो धमनी होती है, आर्टरीज होती है, उसके अंदर जो ब्लड पाया जाता है उसका कलर कौन सा होता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है, हरा, लाल, नीला या पीला। क्योंकि दोस्तों धमनियों के अंदर कौन सा रक्त होता है, तो धमनियों के अंदर यहाँ पे ध्यान रखना है शुद्ध रक्त होता है और अशुद्ध रक्त शिराओं के अंदर होता है। तो धमनियों के अंदर जो रक्त पाया जाता है शुद्ध रक्त, क्योंकि उसमें क्या मिली हुई होती है, ऑक्सीजन रहती है। तो प्रश्न नंबर 32 और सही आंसर रहेगा दोस्तों, उसका जो कलर होता है ऑक्सीजन के कारण, वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, नीला कलर ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 32 का सही आंसर रहेगा दोस्तों, धमनियों में नीला रक्त अपने को यहाँ पे दिखाई देते हैं। जो धमनियाँ होती है वो अपने को नीली नीली दिखाई देती है। ब्लड का रंग लाल होता है, लेकिन धमनियों के अंदर जो रुधिर होता है उसे नीला नीला अपने को यहाँ पे दिखाई देने लगता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 33 रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है यहाँ पे सन 2012 के जो ओलंपिक खेल हुए थे वो कहाँ आयोजित हुए थे, वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। पुराने आराम से अपन इसको कर सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 33 और सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है 2012 के जो ओलंपिक हुए थे वो लंदन में आयोजित हुए थे। प्रश्न नंबर 33 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे लंदन। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 34 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 34 वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे, प्रश्न नंबर 34 का सही आंसर रहेगा। तो हॉकी खेल में कितने निर्णायक होते हैं। दोस्तों जो हॉकी खेल है उसके अंदर यहाँ पे कितने निर्णायक होते हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है, 2, 3, 5, 4। दोस्तों प्रश्न नंबर 34 सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है हॉकी खेल के अंदर कितने निर्णायक होते हैं, तो वो 2 इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों। और दोस्तों कुछ आवाज़ भी आपको डिस्टर्ब कर सकती है यहाँ पे, तो आप आवाज़ पे बिल्कुल भी ध्यान न दें, सिर्फ अपने को अपने कंटेंट पे ध्यान रखना है। तो आवाज़ आपको जरूर सुनाई दे सकती है यहाँ पे। प्रश्न नंबर 35 देखिए दोस्तों, यहाँ पे कौन सा विषाणु जनित, ध्यान रखना है, कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है वो अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों, चेचक, खसरा, क्षय रोग, टिटनेस, रेबीज, पोलियो या इन्फ्लुएंजा एड्स। प्रश्न नंबर 35 सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है विषाणु जनित रोग नहीं है, वो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों। क्षय रोग और टिटनेस है वो विषाणु जनित, जिसे अपन वायरस जनित रोग भी कहते हैं, तो वो यहाँ पे नहीं रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 36 रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है प्राचीन शारीरिक गतिविधियों में शामिल नहीं है। दोस्तों जो प्राचीन समय में जो शारीरिक गतिविधियाँ होती थी उसमें क्या शामिल नहीं है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। तलवारबाजी है, मुक्केबाजी, रथदौड़ या फायरिंग। दोस्तों यहाँ पे तलवारबाजी नहीं है, तलवारबाजी है, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर ली। तो उसमें क्या शामिल नहीं है वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 36 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है यहाँ पे प्राचीन जो सारी गतिविधियाँ होती थी उसके अंदर फायरिंग यानी शूटिंग से संबंधित क्रियाएं नहीं होती थी, शूटिंग की क्रियाएं इसके अंदर नहीं होती थी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखें दोस्तों, प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 देखें दोस्तों, बैडमिंटन रैकेट की लंबाई इससे अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी बैडमिंटन का जो रैकेट होता है उसकी लंबाई कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए, वो अपने को यहाँ पे बताना है। 80 सेंटीमीटर, 58, 750 या 680 मिमी। दोस्तों आपको 2 फैक्ट दिए गए हैं यहाँ पे, 1 सेंटीमीटर और 1 मिमी, ये अपने को अलग अलग फैक्ट यहाँ है। तो प्रश्न नंबर 37 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है 680 मिमी। ध्यान रखना है मिलीमीटर के रूप में जाने जाता है। तो इसकी जो बैडमिंटन रैकेट की लंबाई है वो 680 मिलीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर सीधा सीधा अगर अपन देखें इसको तो 68 सेंटीमीटर, ध्यान रखना है दोस्तों, सीधा सीधा अगर इसको देखें तो 68 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सेंटीमीटर में देखें 68 सेंटीमीटर रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 38। क्लास को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे दोस्तों, क्लास को शेयर करने में आप कमी ना रखें। प्रश्न नंबर 38 रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है शिफ्टिंग का संबंध है। दोस्तों यहाँ पे शिफ्टिंग है, इसका संबंध किससे है, खो खो से, बास्केटबॉल से या फिर कबड्डी से, उपरोक्त सभी से। शिफ्टिंग का संबंध किससे है वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 38 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है यहाँ पे जो शिफ्टिंग का संबंध होता है वो बास्केटबॉल से रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 देखिए दोस्तों, क्वाशियोरकोर रोग है वो किस तत्व की कमी के कारण होता है। दोस्तों कल भी अपन ने लगभग इस प्रश्नोत्तरी में सेलेक्ट किया था, क्वाशियोरकोर रोग है किस तत्व की कमी से होता है, विटामिन सी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फिर विटामिन ए।
प्रश्न नंबर 39 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है, यहाँ पे ध्यान रखना है, क्वाशियोर को रोग होता है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे किसकी कमी से होता है, तो वो प्रोटीन की कमी से, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग रहेगा दोस्तों क्वाशियोर को, ध्यान रखना है। क्लास को जरूर शेयर करते रहिए दोस्तों। मैं थोड़ी देर के लिए पानी पी लेता हूँ एक बार। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 देखिए दोस्तों, और कुछ प्रश्नों के आप दोस्तों यहाँ पे गलत आंसर भी टाइप हो जाती है, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दिया करो, या फिर लास्ट में जो क्लास खत्म हो जाती है उसके बाद भी आप प्रश्न संख्या के आधार पर उसका सही करेक्शन के आधार पर बता दिया करो कि सर आपने ये गलत बता दिया है। तो उसके बारे में आप क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में जाके प्रश्न संख्या का आप सही आंसर जरूर बता दें, ताकि पता लग जाते हैं कि गलत बताया गया है या नहीं बताया गया है, वो भी जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में आप जरूर बता दिया करो। प्रश्न नंबर 40 देखिए दोस्तों, यहाँ पे मांसपेशियों को सुदृढ़ व सुडौल रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है। दोस्तों जो मांसपेशी होती है, मसल्स होती है, उसको मजबूत यानी सुडौल बनाए रखने के लिए सबसे मजबूत या सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, वो अपने यहाँ पे बताना है। व्यायाम, विश्राम, भोजन या उपरोक्त सभी। चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 40 सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है व्यायाम या एक्सरसाइज होती है वो मसल्स को मजबूत और सुडौल बनाए रखने में सबसे महत्वपूर्ण, ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण पूछा गया है। वैसे तो भोजन भी जरूरत होता है, विश्राम यानी रेस्ट भी जरूरत होती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात की है ये तो वो एक्सरसाइज रहेगी दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 41 रहेगा दोस्तों यहाँ पे मोच के तुरंत उपचार के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है। दोस्तों जो मोच लगती है, स्प्रेन हो जाती है, उसके तुरंत उपचार के बाद कौन सी विधि टेक्निक काम में ली जाती है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। इंफ्रारेड, डायथेरेपी, क्रायोथेरेपी या फिर मालिश। स्प्रेन हो जाती है दोस्तों, स्प्रेन जिसे मोच कहते हैं, स्प्रेन किसकी चोट होती है दोस्तों, तो ये लिगामेंट की चोट होती है, ध्यान रखना है दोस्तों। लिगामेंट की चोट को अपन स्प्रेन के नाम से जानते हैं। लिगामेंट क्या करता है दोस्तों, तो बोन टू बोन, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है दोस्तों, वो लिगामेंट कहलाता है। तो अगर इसकी चोट लगती है तो प्रश्न नंबर 41 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है मोच के द्वारा जो कार्य करते हैं वो डायथेरेपी रूप में काम में लेते हैं, यानी डायथेरेपी ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे डायथेरेपी इसमें काम में लेते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 42 रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है फुटबॉल में विरोधी टीम की को प्रत्यक्ष किक कब नहीं दी जाती है। दोस्तों जो फुटबॉल होता है, फुटबॉल गेम्स के अंदर जो विरोधी टीम होती है उसमें डायरेक्ट किक है वो कब नहीं दी जाती है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। अनजाने में बॉल हाथ से छूने पर, विरोधी को धक्का देने पर, विरोधी को मारने पर, विरोधी के ऊपर कूदने पर, यानी कौन सी स्थिति के अंदर यहाँ पे विरोधी टीम को अपन डायरेक्ट पेनल्टी किक या किक नहीं देते हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है। चले दोस्तों प्रश्न नंबर 42 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे अनजाने के अंदर बॉल हाथ से लग जाती है, फाउल हो जाता है, उस समय अपन विरोधी को डायरेक्ट किक नहीं देंगे, लेकिन अगर गलती से खिलाड़ी धक्का मारता है, विरोधी को मारने लगता है या कूदने ऊपर कूदता है, तो उस टाइम में अपन उसको पेनल्टी के वो भी डायरेक्ट किक के नाम देंगे, ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 43। प्रश्न नंबर 43 देखे दोस्तों, प्रश्न नंबर 43 रहेगा दोस्तों यहाँ पे मानव के मोटापे का मुख्य कारण क्या है। दोस्तों जो मोटापा होता है, ओबेसिटी होती है, उसका मुख्य कारण क्या है वो अपने को यहाँ पे बताना है। अस्थि उत्तक वर्दी हो जाती है, पेशी उत्कोम वर्दी, वसी उत्कोम वर्दी या फिर उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 43 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है जो मोटापा होता है वो वसीय यानी एडिपोज टिश्यू के अंदर वर्दी हो जाती है, वो ये ध्यान रखना है दोस्तों। एडिपोज जो टिश्यू होते हैं इसके अंदर जो वर्दी होती है उसके कारण यहाँ पे मोटापा हो जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 देखे दोस्तों, प्रश्न नंबर 44 रहेगा दोस्तों यहाँ पे वॉलीबॉल में होल की ऊंचाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितनी होती है। दोस्तों जो वॉलीबॉल खेल होता है उसके अंदर जो इंडोर होल होता है, इस होल की ऊंचाई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कितनी होती है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। 10 मीटर, 13 मीटर, 9 मीटर या फिर 12.5 मीटर। प्रश्न नंबर 44 सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है यहाँ पे 12.5 मीटर। ध्यान रखना है दोस्तों 12.5 मीटर होती है वो यहाँ पे वॉलीबॉल हॉल की इंटरनेशनल ऊंचाई होती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 45। और दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी में आपको डिस्टर्बेंस ज़रूर ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि यहाँ से आपको आवाज़ें सुनाई दे रही होगी, तो आप बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो, आप कंटेंट पे जरूर फोकस लगाए रखें। प्रश्न नंबर 45 देखें दोस्तों यहाँ पे
कोशिका का ऊर्जाघर किसको कहते हैं? दोस्तों यहाँ जो कोशिका होती है उसका पावर हाउस है वो किसे कहा जाता है? वो ये प्रश्न दोस्तों मैं आपको बताऊं बार बार एग्जाम में रिपीट होता है और इजी प्रश्न भी दोस्तों है, यानी सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला साइंस का या एनाटॉमी का क्वेश्चन है तो वो यहाँ पे प्रश्न नंबर 45 रहेगा। तो प्रश्न नंबर 45 देखिए दोस्तों, यहाँ पे कोशिका का ऊर्जाघर किसे कहते हैं? तो प्रश्न नंबर 45 सही आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जाघर है और इसे कोशिका की स्टोरेज, ध्यान रखना है दोस्तों, स्टोरेज बैटरी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 46, प्रश्न नंबर 46 देखिए दोस्तों, 46 रहेगा दोस्तों। यहाँ पे वॉलीबॉल में महिलाओं की नेट की ऊंचाई कितनी होती है? दोस्तों प्रश्न नंबर 46 पूछा गया है, शारीरिक शिक्षा भर्ती ग्रेड 2022 के अंदर पूछा गया था कि वॉलीबॉल के अंदर है वो महिलाओं की नेट की ऊंचाई कितनी होती है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों 2022 थर्ड ग्रेड के अंदर शारीरिक शिक्षा भर्ती में पूछा गया प्रश्न है। तो वॉलीबॉल में महिलाओं के लिए जो नेट की ऊंचाई होती है दोस्तों वो रहने वाली है, यहाँ पे सही आंसर रहेगा दोस्तों इसका 224 मीटर। ध्यान रखना है, प्रश्न नंबर 46 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 2.24 मीटर, 224 मीटर होती है वो यहाँ पे महिलाओं की नेट की ऊंचाई, और पुरुषों की नेट की ऊंचाई 2.43 मीटर होती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 47 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 47, प्रश्न नंबर 47 रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है यहाँ पे खेल का मनोरंजन सिद्धांत किसने दिया है? दोस्तों खेल का जो मनोरंजन सिद्धांत है वो किसने दिया है वो अपने को यहाँ पे बताना है। GTW पैट्रिक, चार्ल्स डार्विन, मैकडूगल या TP नन? दोस्तों बहुत बार पूछा जाता है खेल का जो मनोरंजन सिद्धांत है वो देने वाला रहेगा दोस्तों यहाँ पे GTW पैट्रिक। ध्यान रखना है, तो GTW पैट्रिक ये खेल के मनोरंजन का सिद्धांत देने वाला है। साथ ही में दोस्तों एक वैज्ञानिक और आते हैं, इसके नाम उसे अपन लॉर्ड कैंप के नाम से भी जानते हैं। तो लॉर्ड कैंप और GTW पैट्रिक दोनों ने मिलकर ये सिद्धांत प्रतिपादित किया है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 48, प्रश्न नंबर 48 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 48 रहेगा दोस्तों यहाँ पे सन 2006 ईस्वी के राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुए थे? दोस्तों जो 2006 के अंदर कॉमनवेल्थ गेम हुए थे वो कहाँ हुए थे वो अपने को यहाँ पे बताना है। हालांकि ये अपने को याद नहीं रखना है दोस्तों, इतने पुराने प्रश्न लगभग पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी अपन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के आधार पर इनको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 48 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है यहाँ पे मेलबर्न है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वहाँ पे 2006 के राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ गेम हुए थे। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 49, प्रश्न नंबर 49 देखिए दोस्तों, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, ये परिभाषा किसने दी है? स्वस्थ शरीर के अंदर स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, ये डेफिनेशन है देने वाला कौन है वो अपने को यहाँ पे बताना है। ए साउंड माइंड इन साउंड बॉडी, ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है? प्रश्न नंबर 49 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है अरस्तु के द्वारा ये परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 50, प्रश्न नंबर 50 देखिए दोस्तों, मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? दोस्तों यहाँ पे जो मैराथन दौड़ होती है इसकी दूरी कितनी होती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों मैराथन दौड़ की दूरी अगर मैं आपको बताऊं तो अगर मील में पूछी जाए दोस्तों, मील के अंदर पूछी जाए तो 26 मील, ध्यान रखना है दोस्तों, मील में पूछी जाए तो 26 मील 385 गज होती है। ध्यान रखना है दोस्तों 26 मील 385 गज होती है। लेकिन अगर किमी में किलोमीटर में पूछी जाए तो वो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 42.195 किलोमीटर, यानी 42.195 मीटर या किलोमीटर होती है वो यहाँ पे मैराथन दौड़ की दूरी रहेगी दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 51 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 51, प्रश्न नंबर 51 रहेगा दोस्तों, यहाँ पे किस राज्य में क्रीड़ा विश्वविद्यालय स्थित है? दोस्तों यहाँ पे कौन सा राज्य है जिसमें क्रीड़ा विश्वविद्यालय स्थित है वो अपने को यहाँ पे बताना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। हालांकि ये प्रश्न भी अपने को यहाँ पे याद नहीं रखना है दोस्तों, क्योंकि अपने को ज़्यादातर स्टेट राजस्थान से संबंधित क्वेश्चन ये याद रखने हैं, तो ये भी प्रश्न अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 51 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे MP मध्य प्रदेश के अंदर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी रहेगी दोस्तों। और अब लेटेस्ट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है वो दोस्तों आपको बता दूँ मैं, दिल्ली के अंदर लेटेस्ट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोली गई है और इसकी जो पहली वाइस चांसलर रहेगी दोस्तों, यानी इसकी VC रहेगी, वाइस चांसलर वो रहेगी दोस्तों यहाँ पे कर्णव मल्लेश्वरी। तो ये भी अपने को फैक्ट करंट अफेयर से रिलेटेड याद रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 52, और दोस्तों क्लास कैसी लग रही है उसके बारे में आप कमेंट जरूर करके बताइए। और शेयर की संख्या तो आप बढ़ाते नहीं हो, तो शेयर की संख्या जरूर बढ़ाए दोस्तों एक बार शेयर और लाइक करके। प्रश्न नंबर 52 देखें दोस्तों, यहाँ पे बास्केटबॉल खेल क्षेत्र के केंद्रीय वृत्त में बॉल उछालने को क्या कहते हैं?
दोस्तों जो बास्केटबॉल ग्राउंड होता है उसके अंदर जो सेंटर सर्किल होता है, केंद्रीय वृत्त होता है, उसके अंदर जो बॉल को उछालते हैं उसे अपन किस नाम से जानते हैं, वो अपने यहाँ पे बताना है। जंप बॉल, थ्रो बॉल, लो अपसेट या पिवट। दोस्तों जो ग्राउंड होता है बास्केटबॉल का, इसके अंदर जो सेंटर सर्किल होता है दोस्तों, यहाँ पे मध्य के अंदर सेंटर सर्किल होता है, इसके अंदर अपन बॉल को उछालते हैं तो उसे अपन किस नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 52 सही आंसर रहेगा दोस्तों, इसे जंप बॉल के नाम से जानते हैं। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जंप बॉल। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखे दोस्तों, वो रहने वाला है प्रश्न नंबर 53। प्रश्न नंबर 53 देखे दोस्तों, प्रश्न नंबर 53 रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है शिविर का अनुशासन कैसा होता है। दोस्तों जो शिविर होता है, कैंप होता है, इस शिविर का जो अनुशासन होता है वो कैसा होता है, वो अपने यहाँ पे बताना है। सरल, मधुर, कठोर या आसियाना। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं, शिविर का जो अनुशासन होता है वो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, मधुर अनुशासन होता है। प्रश्न नंबर 53 का सही आंसर रहेगा दोस्तों, यहाँ पे मधुर अनुशासन बनाए रखते हैं। साथ ही में दोस्तों मैं आपको बताऊं, कहीं कहीं पर आपको यहाँ पे कठोर अनुशासन भी मिलेगा, लेकिन ये इसका सही आंसर कम होता है, ध्यान रखना। ये कठोर अनुशासन अपन ज़्यादातर शिविर का नहीं रख सकते, क्योंकि शिविर का जो मेन उद्देश्य होता है, कैंप का जो मेन उद्देश्य होता है, वो अपने यहाँ पे मनोरंजन के साथ में क्रियाओं को सिखाना होता है, यानी मनोरंजन के साथ में क्रियाएं सिखाई जाती है, तो वो मधुर इसका अनुशासन रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 54 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 54। प्रश्न नंबर 54 रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है एथलीट अपने जूतों में अधिक से अधिक कितने लंबे स्पाइक का प्रयोग कर सकता है यदि सतह सिंथेटिक हो। दोस्तों यहाँ पे सिंथेटिक अगर ट्रैक हो तो एथलीट है अपने जूतों के अंदर कितनी लंबी स्पाइक का प्रयोग करता है। स्पाइक के रूप में दोस्तों अपन जो जूतों के नीचे जो कील लगी हुई होती है, दोस्तों ये जूते होते हैं, जूतों के नीचे जो कील ये लगी हुई होती है उसे अपन स्पाइक के नाम से जानते हैं। तो कितनी स्पाइक का प्रयोग कर सकता है, कितनी लंबी स्पाइक का प्रयोग करता है। अगर ट्रैक कौन सा हो दोस्तों, सिंथेटिक, तो प्रश्न नंबर 54 और सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है 7 मिमी। ध्यान रखना है दोस्तों, 7 मिमी स्पाइक का प्रयोग कर सकता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 55। प्रश्न नंबर 55 देखिए दोस्तों, यदि किसी बालक द्वारा एक खेल में वीरता का अभिनय किया जाता है तो ये किस प्रकार के खेल में आता है। दोस्तों एक बालक है, वो एक खेल के अंदर यानी एक ही खेल में वो एक्सपर्ट है, तो उसका जो खेल के किस प्रकार के खेल के अंतर्गत आएगा, वो बौद्धिक खेल, स्वतंत्र खेल, रचनात्मक खेल या समूहात्मक खेल। प्रश्न नंबर 55 सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है यहाँ पे एक बालक है वो एक खेल में वीरता का विनय करता है दोस्तों, तो वो संवेगात्मक। ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे संवेगात्मक खेल के अंदर आएगा। प्रश्न नंबर 55 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे संवेगात्मक खेल। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 56। प्रश्न नंबर 56 देखिए दोस्तों, प्रथम एशियाई खेल किस वर्ष में हुए थे। दोस्तों जो प्रथम एशियाई खेल है वो किस वर्ष में हुए थे, वो अपने को यहाँ पे बताना है। साथ ही में दोस्तों मैं आपको बताऊँ, जो एशियाई खेलों का जनक है वो अपन GD सोंधी। ध्यान रखना है दोस्तों, GD सोंधी को मानते हैं एशियाई खेलों का जनक। भारत में शारीरिक शिक्षा का जनक कौन है, तो HC बक रहेगा दोस्तों। यहाँ पे ध्यान रखना है, भारत में अगर शारीरिक शिक्षा का जनक पूछे तो HC बक रहेगा, और भारत में खेल कूद का जनक पूछे तो वो GD सोंधी, और एशियाई खेलों का जनक पूछे तो भी GD सोंधी रहेगा दोस्तों। दोनों फैक्ट अपने को अलग अलग याद रखने हैं। प्रश्न नंबर 56 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रथम एशियाई खेल 1951 के अंदर हुए थे, और कहाँ आयोजित किए गए थे दोस्तों, तो वो नई दिल्ली। ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे दिल्ली के अंदर इनका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 57 और कोटेशन से संबंधित प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे परिभाषा से संबंधित प्रश्न है, पूछा भी जाता है। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक विकास, गामक विकास, मानसिक विकास, मानवीय संबंधों का विकास करना है। ये कथन किसका है दोस्तों, अपने को यहाँ पे बताना है। यानी शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है, शारीरिक, गामक, मानसिक और मानवीय संबंधों का विकास करना है। ये कथन किसका है। प्रश्न नंबर 57 और सही आंसर रहेगा दोस्तों, ये जो कहने वाला परिभाषा रहेगी दोस्तों हेगमैन। ध्यान रखना है दोस्तों, हेगमैन की परिभाषा रहेगी। प्रश्न नंबर 57 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे हेगमैन है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 58। प्रश्न नंबर 58 देखिए दोस्तों, आधुनिक हॉकी खेल का जन्मदाता कौन है। दोस्तों आधुनिक जो मॉडर्न हॉकी है इस खेल का जन्मदाता कौन है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। इंग्लैंड, पाकिस्तान, मलेशिया, भारत। मॉडर्न जो हॉकी खेल चल रहा है इसका जन्मदाता कौन है।
चले दोस्तों, प्रश्न नंबर 58 का सही आंसर रहेगा दोस्तों, जो मॉडर्न वर्तमान में जो हॉकी का प्रचलन ज़्यादा है, टेक्निक है, वो यहाँ पे इंग्लैंड, ध्यान रखना है दोस्तों, इंग्लैंड इसका मॉडर्न हॉकी खेल का जन्मदाता रहेगा दोस्तों। साथ ही मैं आपको बता दूं, जितने भी बॉल गेम्स है जिसमें बॉल यूज की जाती है, ज़्यादातर गेम्स हैं वो इंग्लैंड की देन रहेगी दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर, और आज की प्रश्नोत्तरी का लगभग लास्ट प्रश्न नंबर 59 देखे दोस्तों, प्रश्न नंबर 59। और क्लास कैसी लगी दोस्तों, उसके बारे में भी आप अपना कमेंट को जरूर करके बताइए। प्रश्न नंबर 59 रहेगा दोस्तों, यहाँ पे प्लास्टिसिन बोर्ड है वो किस खेल में प्रतियोगिता के अंदर इस उपकरण काम में लेते हैं, यानी कौन सी गेम के अंदर या कौन सी इवेंट के अंदर प्लास्टिसिन बोर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 59 और सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है प्रश्न नंबर 59 का बांस को, जिसे अपन पोल वॉल्ट के नाम से जानते हैं। प्लास्टिसिन बोर्ड है वो पोल वॉल्ट, ध्यान दोस्तों, पोल वॉल्ट के रूप में काम में लेते हैं। और दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी में अपन ने 59 प्रश्नों का एनालिसिस किया, कितना स्कोर आप कर पाए हैं वो स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और दोस्तों क्लास को शेयर और लाइक जरूर करें, अगर आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को शेयर और लाइक करके जरूर जाए। और दोस्तों साथ में मैं आपको बता दूं कि अगर कोई प्रश्न, अपन ने नई मुहिम चालू की है दोस्तों आज से, कि अगर कोई प्रश्न का अगर आंसर अपन गलत दे देते हैं, गलत बता देते हैं, तो आप क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर उस प्रश्न संख्या के आधार पर उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें कि सर ये इसका सही आंसर निकल के आएगा। तो ये अपने को यहाँ पे जरूर बताना है, ताकि गलत फैक्ट भी अपन नहीं बता पाए। तो चलिए दोस्तों, क्लास अच्छी लगी होगी, और क्लास अच्छी लगी तो शेयर और लाइक करके ही क्लास को समाप्त करें। मिलते हैं दोस्तों कल एक नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।